So as we have seen what is the कितना stringent control जो है BS4 और BS6 के बीच में फर्क है, तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली उसको जो है मीट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंजन में टेक्नोलॉजी चेंज होना मुश्किल है, फ्यूल का भी है। तो ये जो है सारी चीजें मिला करके ऐसा इफेक्ट डालेंगे कि हम लोग जो है लेटेस्ट नॉर्म्स को मीट कर पाए। तो उसको जो है ये क्या बोलते हैं प्रोंग्ड अप्रोच होगी उसमें। फ्यूल की सबसे पहले तो फ्यूल चाहिए, जो फ्यूल का अभी आप नीचे देखेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, तो वो फ्यूल देखेंगे। तो फ्यूल तो मोस्टली आपका गवर्नमेंट रिफाइनरीज में बन के आता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो फ्यूल है। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो आगे की टेक्नोलॉजी कैसे होगी? फिर जो और ये जो फ्यूल जो है वो जो फ्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं बीपीसीएल आईओसीएल वगैरह, उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो फ्यूल राइट क्वालिटी का फ्यूल मिले। देन इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो इंजन उस हिसाब से बनाने पड़ेंगे आपको, और उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे विल बी सीइंग देयर। और जो इंजन चेंज करने के बाद भी जो क्या बोलते हैं एमिशन नॉर्म्स को मीट नहीं कर रहे हैं, तो उसको आफ्टर इंजन में निकलने के बाद जो एग्जॉस्ट को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकल रही हैं उसको ट्रीट करके हम उसको तब जब हम उसको फाइनली एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो इससे ज्यादा उसमें पोल्यूटेंट्स नहीं हो सकते, तो वो मीट करने के लिए हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोंग्ड अप्रोच होने से हम ये जो है इसको बीएससी बदलने का बोले तो मुझे बताना। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो BS6 है उसके अंदर जो डीजल है उसका ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर जो है BS4 जो है उसके अंदर 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन जो है सल्फर कंटेंट्स तक अलाउड था। लेकिन जो BS6 का जो फ्यूल है उसमें 10 ppm से ज्यादा सल्फर कंटेंट अलाउड नहीं है, एंड इट हैज टू मीट 1460-2017 IS नॉर्म्स। ये IS नॉर्म्स है जो फ्यूल का रिक्वायरमेंट है। इसको मीट करने के अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग इंजन में कुछ भी कर ले वो जो है काम नहीं करेगा। सो सबसे पहले तो इंजन को जो खुराक हम दे रहे हैं वो एक सही खुराक होनी चाहिए। तो नहीं अगर होगी तो आगे का पूरा जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, वो सारे पॉइजन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जो है नॉर्म्स को मीट करना चाहिए। यहाँ भी आप देखेंगे तो वो 1/5 हो गया है, 50 की जगह 10 के ऊपर उनको अलाउड नहीं है। तो विच इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रिंजेंट बहुत उनको भी, बट उन्होंने किया है। एंड ये भी जो है फ्यूल वालों ने अटेंड किया। सबसे पहले तो यही क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स ने आड़ ली थी कि आप फ्यूल हमको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने चैलेंज लिया और उन्होंने फ्यूल उपलब्ध कराया। नीचे आप और भी नॉर्म्स देखेंगे कि जो लुब्रिसिटी है वो जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर लुब्रिसिटी मेंटेन नहीं है तो आपका जो डीजल फ्यूल है वो आपके जो इंजन के जो हाई प्रेशर पंप्स हैं उसके अंदर जो लुब्रिकेशन होता है वो भी डीजल से ही होता है, उसमें अलग से कोई ऑयल नहीं डाला जाता है। तो इसके लिए लुब्रिसिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, विच बिकम्स मोर डिफिकल्ट व्हेन यू आर रिड्यूसिंग दीज सल्फर कंटेंट्स एंड अदर कंटेंट्स। ओके, चलिए। सो वो तो उन लोगों ने अटेंड कर लिया है। सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट द मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है। पेट्रोल और ये डीजल वालों ने, फ्यूल कंपनी वालों ने अपना काम कर दिया। ओके, सो ये सब जो वेज है ये सब के सब एम्प्लॉय करने पड़ते हैं आपको डीजल के नॉर्म्स को मीट करने के लिए। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन, आई एम श्योर आप लोग को CRDI टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही होगा। और वो जो भी 06 नॉर्म्स के इंजन हैं वो सारे के सारे CRDI ही होंगे। वो पुराना जो TDI इंजन होता है वो इसमें काम नहीं करेगा यूरो 6 नॉर्म्स के लिए। और उसके अंदर जो है वो प्रेशर्स जो है दे आर मच हायर देन यूरो 4 CRDI
और यूरो 3 की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसमें जो है बहुत हाई प्रेशर से करना पड़ता है। हाई प्रेशर से क्या होता है कि वो जो फ्यूल है वो बहुत बारीक एटमाइज होता है, और ज्यादा एटमाइज होने से उसका जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उससे जो है आपका ऑक्सीडेशन बेटर होता है। मल्टी होल इंजेक्टर्स, जो पहले अगर 2 या 3 इंजेक्टर में होल में काम होता था, अब ये 4 या 5 इंजेक्टर्स वाले वो लाने पड़ेंगे, जिससे कि सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल इज इंजेक्टेड विथ लार्जर नंबर ऑफ इंजेक्टर्स। मतलब वो इंजेक्टर का जो साइज है वो भी छोटा हो जाता है। इंजेक्टर का साइज का होल छोटा होने से और ऑटोमाइजेशन जो है वो बढ़ता है, जिससे कि आपको बेटर फ्यूल मिक्सिंग होती है और कंबशन की जो है एफिशिएंसी बढ़ती है। एयर मोशन कंट्रोल, अंदर जो एयर है उसका भी जो है वो मोशन को स्वर्ल को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि आपका जो है बेटर कंबशन के लिए आपको एड करेगा, जिससे कि आपका जो है पोल्यूटेंट्स मिनिमम डेवलप हो। ज्यादा डेवलप होंगे तो आफ्टर ट्रीटमेंट भी आपको मुश्किल जाएगा। कूल्ड ईजीआर, अब ईजीआर तो इसके पहले भी यूरो 4 नॉर्म्स में आ ही गया था, लेकिन जो यूरो 6 नॉर्म्स है उसमें ईजीआर को भी एक वाटर जैकेट में डाला जाता है, जिससे कि वो जो है वो आपका क्या बोलते हैं वो पास करेगा। ईजीआर बाईपास, एक ईजीआर बाईपास की भी आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, सो दैट द ईसीयू विल कंट्रोल कि किस टाइम ईजीआर के थ्रू जाएगा, किस टाइम ईजीआर बाईपास करेगा। एंड इनटेक थ्रॉटल, डीजल के अंदर आपने देखा होगा कि वो थ्रॉटल वॉल्व नहीं होता था, पूरी जितनी एयर आ रही है पूरी अलाउड होती थी, लेकिन एयर फ्यूल मिक्सचर को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल करने के लिए आपको एयर का क्वांटिटी भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए आपको थ्रॉटल वॉल्व भी लगाना पड़ेगा। ई टर्बो मींस जो टर्बो चार्जर है उसके अंदर भी जो आपको वेरिएबल ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, और वो भी जो है आपके ईजीआर आपका ईसीयू से कंट्रोल होएगा। उसके जो वेन्स है, सो जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है बहुत प्रिसाइजली आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके जो नॉर्म्स है वो मीट कर पाएंगे। आप समझ रहे? ओके सर, नेक्स्ट। उसके बाद में पहले तो आपने सारे ऊपर के जो आपने लास्ट स्लाइड में बताए वो सब के सब जो है जो इंजन ट्रीटमेंट में है। अभी जो इतना सब करने के बाद भी जो आपके नॉर्म्स को मीट नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको ये टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी, आइदर सम ऑफ देम और मे बी ऑल ऑफ देम, डिपेंडिंग कि वो आपके इंजन में से कितने ज्यादा पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। Okay, so DOC means diesel oxidation catalyst, SCR means selective catalytic reduction, LNT means lean nitrogen oxide trap, and diesel particulate filter DPF. So these are the technologies which will be discussed further, and what each technology consists of, and how it will be used for containing the pollutants. Next slide. ओके, सो डीजल ऑक्सीडेशन डीओसी इज वेरी सिंपल। उसमें आपका जो है क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स आपके निकल रहे हैं, और जो सीओ निकल रहा है उनको ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग ऑक्सीजन में डाल करके, और उससे ज्यादा जो है उसकी वजह से आपको उसमें CO2 निकलेगा और आपको H2O निकलेगा। कुछ तो निकलेगा ही ना। तो आपके जो CO2 है और जो H2O है ये आपके एग्जॉस्ट पाइप में से निकलेगा, तो इससे इसको हम पोल्यूटेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इससे कोई आपको एनवायरनमेंट को और ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं होता है। सो जो सबसे इजीएस्ट थिंग इज डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, तो जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वो फर्दर, जिससे कि वो ये रिएक्शन जैसा आप देख रहे हैं इससे वो हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हार्मफुल गैसेस वहां से आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सर। ठीक है, देन वी हैव SCR टेक्नोलॉजी विच इज नाउ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस। ये इसके पहले वाली टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन नाउ जो दिस टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस, a very special technology is introduced. This is called selective catalytic reduction. ठीक है, सो इसके अंदर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो उसके अंदर जो है जिसे आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में से ये येलो कलर के जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ रहे हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है
एयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो नहीं करता है। इसके लिए अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एयर में छोड़ेंगे तो ह्यूमंस के लिए वो हार्मफुल है। नाइट्रोजन से कोई नुकसान नहीं होता, H2O से कोई नुकसान नहीं होता। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक एड ब्लू करके एक लिक्विड डाला जाता है जो 32.5% यूरिया होता है, और उसके अंदर 67.5% डी आयोनाइज्ड वाटर, मींस डिस्टिल्ड वाटर आप समझ लीजिए, जो है वो उसमें डाला जाता है, जैसा हम लोग बैटरी में डालते हैं, जिसके अंदर कोई भी आयन नहीं होना चाहिए। मींस अ डी आयोनाइज्ड वाटर आइडियली सपोज टू बी नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, इस हद तक उसको ले जाना चाहिए, पर वो माइनर ट्रेसेस रहेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो आएगी उसकी, बट दोज ऑल द हार्मफुल सेडिमेंट्स आर रिमूव्ड, उसमें कोई आयंस नहीं होते, कोई सॉल्ट्स नहीं होते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीआयोनाइज्ड वाटर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर हम उसमें यूरिया जो है वो सप्लाई करेंगे, उसके अंदर जो ECU होता है, वो जो यूरिया, एक यूरिया अलग से टैंक बनाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे, और वो टैंक में से यूरिया लेकर के आपका जो ये कैटलिस्ट है, इसके अंदर वो यूरिया को इंजेक्ट करेंगे, एंड द डोज विल बी डिसाइडेड कि नाइट्रस ऑक्साइड कितनी आ रही है वहां से। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। उसका डोज जो है, जैसे आपको क्या बोलते हैं, पिचकारी से वो हम लोग अभी होली का टाइम आने वाला है तो हम उसमें वो पिचकारी करते हैं, तो उसी टाइप से ये इसके अंदर एक पिचकारी जैसी बनी हुई है, इसके अंदर से कितना यूरिया जाना है वो इसके जो है डोजिंग यूनिट से डिसाइड होता है, जो जो नाइट्रस ऑक्साइड की इनपुट से डिसाइड होगा कि कितना उसमें वो डालना है। तो फाइनली वो रिएक्शन भी हम देखेंगे तो वो N2O और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, NOx gets converted into H2O and NO2 again। N2O, NO2 and N2 and H2O are harmless to humans, so it becomes harmful gases are converted into harmless gases। next, ठीक है। सो ये जो है अगेन बताया है कि ये यूरिया का जो है 2 to 6% जितना डीजल कंज्यूम होता है, उसका 2 to 6% यूरिया कंज्यूम होगा, तब जाकर के जो है आपका प्रॉपर हार्मफुल गैसेस को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे हम लोग। तो एक टैंक होता है, आप देखेंगे आगे कि जब वो यूरिया, जैसे आपका फ्यूल टैंक में एक गेज लगा होता है, वैसा ही गेज इसमें भी यूरिया के टैंक में भी रहता है, और जैसे ही वो उसका कम हो जाएगा क्वांटिटी, तो आपका जो है वो इंडिकेट करेगा और आपको यूरिया डलवाना पड़ेगा अलग से जाकर के, जैसे हम लोग like recharging of urea। हाँ, रिचार्जिंग, वो जो टैंक है उसमें डालते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो जो पहले 2 स्ट्रोक इंजन आते थे उसके अंदर ऑयल एक डालते थे। सेपरेट ऑयल टैंक होता था। यस सर, यस पहले सर। जो हमारा बजाज आता था तो उसमें तो पेट्रोल के साथ ही मिला करके मिक्स। ऑयल डाला जाता था। फिर जो इन सुजुकी वगैरह बाइक आई उसके अंदर एक ऑयल टैंक सेपरेट होता था, और उसमें से ऑटोमेटिकली वो ऑयल सक कर करके जितना पेट्रोल जा रहा है उसके हिसाब से उसमें डालते थे, और वो जो है 2 स्ट्रोक इंजन के लुब्रिकेशन का काम करता था। वेरी सिमिलर मैनर ये भी जो है यस इसमें सर। उसको इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे कि आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एग्जॉस्ट हो सके। नेक्स्ट है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि ये एड ब्लू का जो है उसमें वार्निंग लाइट आ जाएगा, जैसे ही आपका जो, जैसे हम लोग का पेट्रोल टैंक का वो इंडिकेटर आता है कि अभी वो रिजर्व में आ गई है गाड़ी, अब लाल आ जाता है ना कार के अंदर, वैसे ही यस एड सर। ब्लू का एक और रहेगा, और इसके अंदर वो एक लॉक लगा रहेगा कि अगर आपने यूरिया नहीं डलवाया वो लाल आने के बाद भी, तो वो गाड़ी को स्विच ऑफ कर देगा। ओके। क्योंकि अगर आप चलाते रहेंगे तो गाड़ी तो चलेगी क्योंकि फ्यूल है उसमें, लेकिन आपका जो एग्जॉस्ट है उसमें से आपके जो है हार्मफुल गैसेस पास होते रहेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक रहेगा। अगर आपने वक्त पे यूरिया नहीं डलवाया उसके अंदर, जो एड ब्लू जो है वो आपको पेट्रोल पंप पे जैसे ऑयल और वो डीजल और वो सब मिलता है, वैसा आपको एड ब्लू भी मिलेगा, डीलरशिप पे भी मिलेगा, और आपको क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप पे भी मिलेगा, जहां आप जैसे ऑयल पानी वगैरह हम लोग लेते हैं आप लेकर डलवा सकते हैं।
ओके। हाँ सर, मिलता है हमारे यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट जो सर्विस सेंटर है, हाँ, वहाँ उसने बड़ा सा मिलना एक बोर्ड चालू भी हो लगा गया। रखा है। हाँ हाँ, हाँ, ये एक अप्रैल से तो वो हो गया ना सर कि अभी तो कंपल्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, कंपलसरी कोई यूरो 4 की गाड़ी बेच ही नहीं सकता है, तो यस। पूरा सिस्टम को गियर अप करना ही था। ठीक है। सो डीआयोनाइज्ड वाटर, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे इम्प्यूरिटीज वाटर के अंदर होते हैं, कैल्शियम आयरन कॉपर वगैरह जो होते हैं, ये सारे जो हैं आयंस को निकाल देते हैं उसको। जैसे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं वैसे ही वाटर होता है, उसमें से डीएम वाटर बोलते हैं उसको, डीमिनरलाइज। सो वाटर इटसेल्फ इज नॉन कंडक्टिव, बट चूंकि अंदर इम्प्यूरिटीज और मिनरल्स होते हैं, दैट मेक्स इट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। तो वो निकाल करके करेंगे, क्योंकि अगर हम उसके अंदर वो ये नहीं डालेंगे, क्या बोलते हैं, वाटर जो है, हम लोग डीएम वाटर यूज नहीं करेंगे, तो ये इम्प्यूरिटीज उसके अंदर जाएगी, और वो आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह है, जो एससीआर वगैरह है, वो उसमें सेडिमेंट्स जम जाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे जिसके घर में बोरवेल वाटर आता है, वो सेडिमेंट्स व्हाइट 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 जम जाते हैं ना हम लोग के पंप, तो वैसा अंदर यस जम सर। जाएगा और वो चोक कर देगा उसको। वो चोक कर देने से फिर आपको वो बदलवाना पड़ेगा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। इसके लिए जो है ऑथराइज्ड क्या बोलते हैं, ये ही यूज करना चाहिए। लोग कोई जो देसी बाजार में शायद बेचेंगे वो यूरिया नहीं यूज करना चाहिए लोगों को, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा लॉन्ग रन। ओके, नेक्स्ट। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो another very important technology is LNT, lean nitrous oxides of nitrogen trap. So this traps the oxides of nitrogen and then it converts into again harmless gases. Okay. So ये जो है इसमें भी जो ये भी एक LNT टेक्नोलॉजी है जो आपको NOx जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है अगेन इनटू हाइड्रो वाटर एंड CO2। ओके। देन DPF फिल्टर जो आप देख रहे हैं कि जो मैंने बताया था, जो नॉर्म्स उसके जो पार्टिकुलेट के हैं वो 1.1/10 कर दिए गए हैं। और मैंने कहा था कि आपको जो है डीजल गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, सेम एज पेट्रोल गाड़ी दिखेगा। वो इसके लिए जो है उसमें जो आपका ये आता है ब्लैक सूट जो आता है, जो पार्टिकुलेट होता है, उसको ये ट्रैप करता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। और वो ट्रैप करने के बाद जब वो भर जाता है अंदर, तब एक्स्ट्रा फ्यूल डाल करके उसको इग्नाइट कर देते हैं। और इग्नाइट कर देने से जो कार्बन जो निकल रहा था वो ट्रैप होकर के वापस से आपके डीपीएफ के अंदर बर्न होता है। और बर्न होने से आपको जो है वो क्लियर हो जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम वो आपका और पार्टिकुलेट फिल्टर पार्टिकुलेट्स को ट्रैप करने के लिए रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट सर। ठीक है। सो LNT टेक्नोलॉजी हम लोग फिर से देखेंगे थोड़ा डेप्थ में। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले जो है वो लीन बर्न होता है, और लीन बर्न होने से जो नाइट्रस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो पहले आपका जो है लीन बर्न से क्या बोलते हैं NO2 बन जाते हैं, और उसके अंदर बेरियम और कैल्शियम भी अंदर होता है। तो बेरियम कैल्शियम की वजह से वो आपको जो है बेरियम नाइट्रस ऑक्साइड बना देते हैं और CO2 बना देते हैं। फिर जो नेक्स्ट फेज होता है वो रिच मिक्सचर का फेज होता है, और रिच मिक्सचर के फेज में वो वापस से जो है बेरियम कार्बोनेट बन जाता है, और वो N2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अगेन जो है जो वापस से वो रिचार्ज हो जाता है। और इसमें दो टाइप के, एक लीन टेक्नोलॉजी यूज की, लीन बर्न फेज आता है और रिच बर्न फेज आता है। ये दोनों फेज मिला करके ये जो ट्रैप है ये रिचार्ज हो जाता है, और वापस से आपका जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट। ठीक है। तो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में जैसा देखिए आप बताया है, इसमें जो लेफ्ट साइड में एक लाल वाला बताया है, इसमें जो है जब ये चोक हो जाता है तो ये इंजन को सिग्नल देता है कि ये चोक हो रहा है। तो ये जो आखिरी वाला आपको दिखाया है इंजेक्शन का जो मोड, ये लाल वाले उसमें दिखाया है, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा डीजल उसमें इंजेक्ट किया जाता है,
जितना इंजन में लगता है उससे ज्यादा इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि रॉ डीजल अंदर जाता है और वो हीट से उसको जो है अंदर जो भी उसमें पार्टिकुलेट है उसको टेम्परेचर हाई हो जाने से वो उसको वापस से बर्न करके उसको क्लियर कर देता है। उसको रीजेनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं और वो रीजेनरेट हो जाता है, वो खाली हो जाता है वापस से। जैसे हम लोग पत्तियां वगैरह को जला देते हैं ना बीन 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 करके, तो वो एकदम वो रिड्यूस हो जाते हैं और हवा से उड़ जाते हैं। तो वही जो है एकदम बर्न हो जाता है और बर्न होने से फिर से वो वापस से रिचार्ज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ रिचार्जिंग प्रोसेस फॉर डीपीएफ। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डालना पड़ती है। सो इसमें वन दिस थिंग वी हैव टोल्ड यू दैट हाउ इट इज डन, क्या क्या इधर से आ रहा है, सीओ आ रहा है, हाइड्रोकार्बन आ रहा है, एनओएक्स आ रहा है डीओसी के अंदर, और ये जो है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के अंदर, और ये निकल क्या रहा है, जो निकल रहा है वो एनओएक्स निकल रहा है और पार्टिकुलेट मैटर निकल रहा है। पार्टिकुलेट मैटर और जो ये है ये एससीआर में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली जो है जो एंड वाला है उसमें से सारी चीजें ट्रैप होकर के जो आपकी हार्मलेस गैसेस हैं वही निकल रही हैं। दिस इज व्हाट इज बीन शोन इन दिस स्लाइड्स। नेक्स्ट, एक मिनट सर पुराना वाला दिखाइए वापस से। ये दो टेक्नोलॉजी बताई हुई है। सो डीओसी एससीआर डीपीएफ टेक्नोलॉजी रहेगी या फिर एलएनटी डीपीएफ टेक्नोलॉजी रहेगी। अशोक लेलैंड एक टेक्नोलॉजी यूज करता है, टाटा मोटर्स दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करता है। सो दिस इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग, बट एंड रिजल्ट ये है कि सबको जो है मीट करना है, and a manufacturer depending on the design or the engine and cost parameters etc they will choose which technology they want to use. ठीक है, so we have dealt with this. Now we will go to gasoline. Gasoline, as we had seen earlier, is not much of a problem in any case. So this gasoline can be by and large taken care of by OBD, and it is called on-board diagnostics. So this is the path of on-board diagnostics. OBD1 was to be introduced, was introduced in 2020, and now 2023 OBD2 will be introduced, and there will be no limit change in the limit of, and these are various cycles on which these limits have been introduced. ये WLTP इधर दिख रहा है इसमें OBD2 में, which is probably being covered. It is World Light Truck Program. So this is all the grams per kilometer has been given for a World Light Truck Program. And US वगैरह के अंदर जो है लाइट ट्रक जो है हम लोग SUVs को लाइट ट्रक बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, और वहां पे जो है न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, और वही ड्राइविंग साइकिल पे जो है एमिशन नॉर्म्स टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि अलग अलग ड्राइविंग साइकिल, अगर आप ड्राइविंग साइकिल को इंट्रोड्यूस नहीं स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे आप पता लगाएंगे कि किसके अंदर क्या एमिशन आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ARAI जो है वो आपके गाड़ी का वो सर्टिफाई करता है कि उसको कितना ज्यादा एवरेज मिल रहा है। ओके, तो वो एवरेज तो ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, कोई तेज चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है। तो वो ड्राइविंग साइकिल को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको, एक 2 व्हीलर साइकिल है, एक 4 व्हीलर साइकिल है, उसके अंदर थोड़ा हाईवे आता है, थोड़ा आपका क्रॉस कंट्री आता है, थोड़ा आपका क्या बोलते हैं सिटी ड्राइविंग आता है, वो स्टैंडर्डाइज करके उसमें से नॉर्म्स को निकाला जाता है कि इसको इतना। सो सेम वे द न्यू ड्राइविंग साइकिल हैज बीन डिफाइंड in Europe, and we are also adopting the same. Next, ठीक है। So emission cycles are consequence of speed load. This is what I said कि जो है उसके अंदर अगर आप स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे तो आप जो है उसको वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, इक्वलेट नहीं कर सकते हैं। तो एक पहले तो ड्राइविंग साइकिल को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया,
और फिर उसको चैसी डायनोमोमीटर के ऊपर जो है उसको प्रोग्राम किया। क्योंकि आप अगर चलती गाड़ी में ये निकालेंगे क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट नॉर्म्स चेक करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको वो ले जा करके सारा इक्विपमेंट तो गाड़ी के पीछे लग नहीं सकता चलती गाड़ी में। तो उसको वही वही जो ड्राइविंग साइकिल डिसाइड करी है वो सेम ड्राइविंग साइकिल को उस पे चैसी डायनोमोमीटर पे सिमुलेट करके उसको टेस्ट किया जाता है। सेम थिंग इज द वर्ल्ड लाइट ट्रक ड्यूटी टेस्ट साइकिल इज आल्सो देयर व्हिच इज फॉर द light commercial vehicles and passenger cars. So as I said कि जो SUV norms हैं, SUVs हैं, they have to comply to this light test cycles of the light truck. Okay. Next. ठीक है. So in use performance ratio in the US, what had happened कि जो norms prescribe करे गए थे वो नॉर्म्स जो थे वो कई सारे जो नई गाड़ी बन रही थी तब तो वो मीट कर रहे थे। खड़ी गाड़ी में जब आप चेक करते हो गाड़ी को तो भी वो मीट करता है, लेकिन जब आप गाड़ी पे ले जाते हैं उसका एक यूएस में काफी ज्यादा हंगामा हो गया था फॉर आपका फोक्सवैगन ग्रुप के साथ। तो उसमें उनकी जो गाड़ियां थी वो जब गाड़ी खड़ी गाड़ी आप चेक करोगे तब तो वो मीट करती थी, लेकिन वो जो थी जब चलती थी गाड़ी तो वो गाड़ी वो मीट नहीं करती थी। तो इसलिए जो है अब इन यूज नॉर्म्स भी कर दिया गया है और इन यूज गाड़ी खड़ी गाड़ी को चाहे भले टेस्ट करें लेकिन फाइनली उसको जो है वो इन यूज नॉर्म से ही एक्चुअल यूज पे ही उसका वो टेस्ट किया जाएगा पासिंग के लिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सर। फ्यूल इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है आपका फ्यूल टेक्नोलॉजी में जैसा हम लोगों ने देखा कि वो 50 ppm अलाउड था, नहीं सॉरी इंपॉर्टेंट चेंजेस सल्फर हाँ रिड्यूस फ्रॉम 50 मिलीग्राम पर किलो हाँ किलोमीटर टू 10 मिलीग्राम पर किलोमीटर, तो 1/5 हो गया है। ये जो आपका सल्फर है ये इससे बहुत ज्यादा एसिड रेन होता है और इससे ज्यादा बहुत क्या बोलते हैं एयर में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और उससे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है MPFI जो नॉर्म्स है वो तो यूरो 4 में ही आ गए थे, लेकिन इसके अंदर भी जैसे बताया है कि जो इंजेक्टर है वो मल्टीपल इंजेक्टर्स करे गए हैं और इसके अंदर जो है प्रेशर्स भी हाई करे गए हैं और इसके अंदर जो है ज्यादा ऑटोमाइजेशन किया जाएगा जिससे कि बेटर आपका एयर फ्यूल का मिक्सिंग होगा तो होगा। GDI नॉर्म्स जो है, अब GDI नॉर्म्स भी आ गए हैं। GDI का मतलब होता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। जैसा आपका CRDI टेक्नोलॉजी है इसका डीजल का, वैसा ही टेक्नोलॉजी GDI होता है जिसके अंदर आप जो फ्यूल को है वो डायरेक्टली सिलेंडर में इंजेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद बर्न होता है। तो अभी तक जो पहले थे वो इंजन आते थे वो कार्बोरेटेड इंजन आते थे, तो वो कार्बोरेटेड इंजन में जो था वो डीजल के पेट्रोल की मीटरिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती थी, एयर फ्यूल रेशो जो है जो डिजायर्ड था वो नहीं हो पाता था। तो अभी जो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट होने की वजह से आपका मच बेटर आपका फ्यूल वो होता है। तो सेम टेक्नोलॉजी जो है वो CNG के अंदर भी जो है इंजेक्शन की लाई जा रही है जिससे कि जो है नॉर्म्स को मीट कर सके। एंड एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट नेक्स्ट सर। थ्री वे कैटलिस्ट्स विल हैव टू बी यूज्ड, अभी सिंगल वे यूज होता है बट देन अगेन इवन इन गैसोलीन थ्री वे विल हैव टू बी यूज्ड। नेक्स्ट सर। सर अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स लेफ्ट हो जाना चाहिए सर। या स्लाइड बचा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज शोन हमको एज कंपेयर टू डीजल पेट्रोल में यूवी प्रॉब्लम कम थी। तो नेक्स्ट स्लाइड सर, ये वही स्लाइड है। ठीक है, तो लुब्रिसिटी जो है इसके अंदर भी जो है लुब्रिसिटी को मेंटेन किया गया है। BS4 और BS6 में अवॉइड कैन डैमेज कैटलिस्ट। अगर आपने गलती से BS4 का पेट्रोल डाल दिया आपने, जैसा मैंने बताया था आपको, वो कैटलिस्ट को डैमेज कर सकता है। और जो अब जो दूसरा वो नॉर्म्स रखा गया है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है
वो आपका 15 क्या बोलते हैं 10 साल का वैलिडिटी आएगा दिल्ली में और 15 साल का दूसरी जगह आएगा। अभी तो क्या होता था कि बड़े आसानी से आपका 15 साल बाद रिन्यू हो जाता था, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग का जो है वो क्या बोलते हैं 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन। गाड़ी को रिन्यू नहीं करेंगे और आपको करेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा उसमें पैसे देने पड़ेंगे, तो नहीं होगा। सो ये देखिए पहले क्या होता था कि जो आपका जो एमिशन नॉर्म्स था वो इंजन जब वार्म अप हो जाता है उसके बाद आपका जो है इंजन नॉर्म आने से चल जाता था। लेकिन अभी जो यूरो 6 नॉर्म्स है, जैसे ही आपने ठंडे से भी गाड़ी चालू किया तो इट शुड बी एबल टू मीट दोज एमिशन Norms. नॉर्म्स, क्योंकि जब तक वो उसका वर्किंग टेम्परेचर आता है वो 10-15 किलोमीटर शायद गाड़ी चल जाती है, तो तब तक तो वो आपको ज्यादा एग्जॉस्ट एमिशन देती रहेगी। तो यूरो 6 नॉर्म्स में फ्रॉम द कोल्ड स्टार्ट इट हैज टू मीट द मोस्ट स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स। नेक्स्ट सर, ठीक है। सो पॉल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एमिशन पेट्रोल वर्सेस डीजल वी हैव गॉन थ्रू journey of emission standards, we have which year which standard were deployed, and dealing with these BS6 and BS6 diesel and petrol we have gone through, and 3 ideal ways of dealing with the pollution problem: fuel, engine technology, and exhaust Sir, treatment. there is a question, sir. Yes sir. One student wants to know if yeah, can BS6 petrol engine replace BS6 diesel engines because of BS6 effect? No, no, वो बहुत पहले होता था कि आप पेट्रोल इंजन निकाल करके उसमें डीजल इंजन डाल दें। अब वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो डिजाइन किया गया है, वो जो इंजन में से जो पोल्यूटेंट निकल रहा है, वो जो पोल्यूटेंट को कंट्रोल करके किया गया है, और आजकल इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है कि ये इसका उसमें चलेगा नहीं। Okay. दूसरी चीज क्या है कि ये जो आपको एडिशनल वो लगेंगे फिट करने के लिए, वो गाड़ी में जगह भी नहीं है। जब आप पूरी गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं तब तो आप ये सब अपनी अपनी जगह ले सकते हैं, बट आप रेट्रोफिट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। Okay, sir. आपका ECU जो है वो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जरा से में आउट हो जाने से वो तो बोलेगा ये तो उसका है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल होगा। Okay. Okay, sir. Thank you very much, sir. So session was very much informative, and thank you very much, sir. On behalf of Sage University, I would like to thank you, sir. And in future, if required, we would like to reconnect with you, sir. Please do let me know so we can again take up some Sure. topic. Thank you so Sure, much. sir. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Thanks. This meeting will end now.